आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से कुंडली हाथ से बनाई जाती है। हमने अभी अपनी ऐप बनाई, ऐप के अंदर हमने कुंडली का फीचर खुद से बनाना शुरू किया, तो उसके अंदर हमको कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमने इंटरनेट पे सर्च मार के देखा तो कोई भी हमको रेलेवेंट वीडियो दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगा कि किसी को बुलाना चाहिए इसके ऊपर। फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि राजन भाई से बेटर कोई नहीं हो सकता इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज हमारे साथ में राजन जी फिर से है और वो हमको बताएंगे किस तरीके से हम हाथ से कुंडली बना सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है। अब मैं आपको कुंडली बताता हूँ। इसके लिए आपको ये समझना है कि हमें बेसिक्स क्या समझने हैं कुंडली को देखने से पहले। सबसे पहले तो सनराइज कब हुआ ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है दुनिया का हमारे पास, तो सुबह सनराइज से पहले खड़े हो जाओ। सनराइज के टाइम जब मिडिल बिम्ब ऑफ सन हमारे हॉराइजन पे होगी, ईस्टर्न हॉराइजन पे, उस टाइम को नोट कर लेना, वो सनराइज है। मिडिल बिम्ब नॉट मतलब जैसे सन दिखता है तब नहीं, जब सन उग जाता है और उसका हाफ दिखता है, उस पॉइंट को सनराइज कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वेदांग ज्योतिषम कहता है। अब हम बात करेंगे होरा की, काल की। होरा का मतलब होता है टाइम, काल का मतलब होता है टाइम। शिव जी को क्या कहते हैं? महाकाल। जो काल है वो अनंत है, अनादि है और अविनाशी है। नो एंडिंग, नो स्टार्टिंग, नो कैलकुलेशन। वो कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा ये कोई नहीं बता सकता, और कोई नहीं इसको फुली कैलकुलेट कर सकता। ठीक है, तो होरा का मतलब टाइम है। होरा का मतलब टाइम है, काल का मतलब भी टाइम है। रावण ने एस्ट्रोलॉजी को जो नाम दिया है वो दिया है काल ज्ञान। अब हम वेदांग ज्योतिष की बात करते हैं। दिन रात होता है 24 घंटे में, टेक्निकली वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में होता है। पूरा धरती की रोटेशन होती है टुवर्ड सन, फ्रॉम सन 365 डेज में। वो टेक्निकली 365 प्लस होता है। 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स। तो हमारी धरती गोल है नहीं, स्फेयर है, और उसका जो ऑर्बिट है वो टिल्ट है। वो टिल्ट है, वो जो टिल्ट है वो 24 डिग्री तक टिल्ट है। तो हमें कैलकुलेशन टिल्ट ऑर्बिट की करनी है, स्ट्रेट ऑर्बिट की नहीं करनी। इसलिए हमारा जो टिल्ट ऑर्बिट है, जो हमारी धरती का हाफ है जिसको हम चित्रा नक्षत्र कहते हैं, वो टिल्ट ऑर्बिट हमारा 24 डिग्री टिल्ट है। इसलिए हम इसको बोलते हैं 24 डिग्री चित्र पक्ष अयामसा यूज करते हैं, क्योंकि डेक्लिनेशन चेंज हो जाती है ऑर्बिट टिल्ट होने से। सिंपल, ठीक है। अब हम किसी भी लोकेलिटी के सबसे पहले सनराइज को कैलकुलेट करेंगे, हमें कुंडली निकालनी है। तो आज हमारा डेट है 25 फरवरी 2025 और इसमें हमने टाइम डाला हुआ 6:53 AM, और सन की डिग्री और ये आपको लगन की डिग्री 12 डिग्री दोनों नजर आ रही है। जैसे ही ये इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये लगन की डिग्री हर 15 सेकंड में ऐड कर रहा हूं। जैसे ये सन की डिग्री के बराबर आ जाएगा, लगन 12 डिग्री एक्वेरियस 30 एंड सन 12 डिग्री एक्वेरियस 29, तो हमारा वैदिक वीकडे ट्यूसडे है, और 15 सेकंड पहले हमारा वैदिक वीकडे मंडे है। तो सनराइज के टाइम हमारा वैदिक वीकडे चेंज होता है, रात को 12 बजे नहीं। ठीक है, हमारा जो वीकडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो सनराइज के टाइम चेंज होता है। ठीक है, आपको एक और चीज बताता हूँ। इस चीज को हम एक क्लास में या एक सेमिनार में नहीं कवर कर सकते, इट्स अ आवर्स एंड आवर्स प्रोसेस, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा सनराइज की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये 15 सेकंड के बाद जब हम सनराइज के बराबर आ गए, अब आप ये देखो, एट द पॉइंट ऑफ सनराइज, एट द पॉइंट ऑफ सनराइज हमारा जो भाव लगन है, होरा लगन है, घटी लगन है, विघटी लगन है, वर्ध लगन है, ये सब सेम डिग्री में आसपास ही है, बट विकटी लगन थोड़ा आगे है। वो बहुत माइनर सा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि सनराइज के टाइम में सिर्फ हमारा लगन नहीं, भाव लगन, होरा लगन, घटी लगन, विकटी लगन और वर्ध लगन सारे सेम होते हैं। सेम प्राइस फॉर सनसेट, सेम प्राइस फॉर सनसेट।
बट ओनली व्हेन वी आर इन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, क्योंकि इन दोनों डेट्स के अलावा, क्योंकि ये दो डेट्स हैं जब सनराइज और सनसेट डॉट 12 आवर्स के होते हैं, बाकी में या तो ज्यादा होता है या कम होता है, इक्वल डे एंड नाइट नहीं होता। और यही दोनों डेट्स है 21 मार्च एंड 23 सितंबर जब सन ईस्ट से राइज करता है। 21 मार्च से अगर आप पीछे चले जाओ, या एक जो इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है सन का राइज करने का, वो है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को सदर्न मोस्ट पॉइंट में राइज कर जाता है। 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन है, वहां से वो नॉर्दर्न की तरफ जाने लग जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और 21 जून के बाद वो साउथ की तरफ जाना पड़ जाता है। तो 21 दिसंबर के बाद शुरू होता है उत्तरायण, और 21 जून के बाद शुरू होता है दक्षिणायन। और उत्तरायण में पैदा हुआ व्यक्ति अच्छा माना गया है सन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सन के 8 ताकत होती है, उसमें से एक ताकत है उत्तरायण में पैदा हुआ है तो ताकतवर है। तो सनराइज पॉइंट हमें पता चल गया। अब सनराइज पॉइंट के बाद सन हमारा जब भी सनराइज पॉइंट पे होगा तो ये हमारा ईस्ट हॉराइजन है। ईस्ट हॉराइजन ये हमारा फर्स्ट हाउस ही हमारा ईस्ट हॉराइजन होता है, ये ईस्ट हॉराइजन। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। तो अगर यहां पे सनराइज हुआ तो सनसेट कहां पे होगा? यहाँ पे। अब सनराइज हमने टाइम आपको बताया कि ये टाइम अप्रोक्सीमेटली 6:54 है सनराइज का। अब हम इसमें सनसेट का टाइम डाल के देखते हैं, आज का सनसेट का टाइम क्या होगा। इसमें हम 12 घंटे ऐड कर लेते हैं। अब आप देखना सन अपनी चाल बदलेगा, ईस्ट से वेस्ट में जाएगा। अगर ये सन ईस्ट में है तो आप देखो ईस्ट से वेस्ट में जाएगा, साउथ होते हुए। और जैसे ही 7th हाउस में सन आ जाएगा तो हम सनसेट के पास पहुंच गए। अभी 7th हाउस में सन आ गया, ठीक है। अब इसमें टाइम क्या दिखा रहा है? सनसेट 6:54। और अभी ये 7th हाउस में सन आते ही इस समय 18:54 का टाइम हो रहा है और सन सेट हो गया। तो जब भी सन सेट होगा तो सन का होगा 7th हाउस में, और जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे किसी भी लोकेलिटी में, दिल्ली हो चेन्नई हो, तो सन का होगा 10th हाउस में, और आधी रात को कहा होगा 4th हाउस। अब हमें सन की कैलकुलेशन पता लग गई। और सनराइज का टाइम में सन किसी नक्षत्र में होगा? 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, क्योंकि सन मकर राशि में आता है, सिंपल। और 14 अप्रैल को मेष संक्रांति होती है, क्योंकि सन मेष राशि में आता है। सूर्य की बात हो रही है अभी सिर्फ। अब हम लगाते हैं, ये हो गई जनवरी, ये हो गया 14। ये हो गया 2025। टाइम हम इसमें ले लेते हैं सुबह के 7:22 दिल्ली से। लगन कितने का आ रहा है? 0 डिग्री कैप्रिकॉन, सन सजिटेरियस में अभी। तो अभी चेंज होगा। अभी हम इसमें एक दिन ऐड कर देते हैं। अब इसमें चलो ये देखते हैं, लगन और सन। सन अभी तक सजिटेरियस में है। ये 14 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग नहीं हुआ था संक्रांति। संक्रांति का आपको अभी टाइम पता चल जाएगा। ये 29:59 का हो गया सन। अब एक मिनट आगे करते रहो, बस हो गया सन। अब ये देखो, ये एक ही लिखा था ना सन के आगे, आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट। अब जैसे ही 1 मिनट बाद हुआ, ये सन हो गया डीके, दाराकारक लोएस्ट डिग्री प्लेनेट। तो ये सन 14 जनवरी को 8:25 पे सुबह
ट्रांजिट किया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमने दिल्ली लगाया ना अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर। हाँ। अब हम इसमें एक दिन और बढ़ा देते हैं, ये नेक्स्ट डे हो गया, 15 जनवरी आ गई। अब इसमें लगन 2 डिग्री का है और सन 0 डिग्री कैप्रिकॉर्न। एक दिन में सन 1 डिग्री चलता है, तो 58 मिनट्स तक चला हुआ है, क्योंकि एक दिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 घंटा रहता है। अब इसमें और इसको माइन्यूट करते हैं। अब 0 डिग्री कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री कैप्रिकॉर्न, लगन और सन दोनों उसमें हो गए। अब हम इस पे फोकस करेंगे, वैदिक वीकडे जो ट्यूसडे था। ये ट्यूसडे को आप वैदिक वीकडे पढ़ पा रहे हैं? हाँ। ये अभी भी ट्यूसडे है। अब आप देखना वेडनेसडे, क्योंकि लगन ने सन की डिग्री को क्रॉस कर दिया। हाँ। और दिस इज द टाइम ऑफ द सनराइज। जैसे ही लगन सन की डिग्री को क्रॉस कर देगा, उस टाइम को हम सनराइज कहते हैं, चाहे वो 1 सेकंड से भी कर दे। ये देखो, तो 7:19 15 जनवरी 2025 अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर सनराइज होता है दिल्ली शहर में। अब इससे हमने निकाल लिया हमारा सन निकल गया। अब हमने सारा फोकस करना है मून पे। मून रोज एक नक्षत्र में ट्रेवल करता है। सन और मून का डिस्टेंस तिथि बनाता है। सन और मून का डिस्टेंस तिथि। अब सन जितने भी डिग्री का है किसी भी राशि में, अगर मून भी उस डिग्री में उस राशि में है, सेम राशि में, तो उसको हम बोलते हैं न्यू मून, अमावस्या। अब इधर तो सेम डिग्री में है नहीं, और इधर जो हमें अभी तिथि पता चल रही है, इसमें वो पता चल रही है कृष्ण द्वितीया। तो अगली अमावस्या करीबन 13 दिन बाद आएगी। कृष्ण द्वितीया से 13 दिन बाद आएगी। ये 15 जनवरी का खुला हुआ है। अब हम 28 जनवरी का चार्ट खोलेंगे, क्योंकि अब हम मून को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। कृष्ण चतुर्दशी आ गई और टाइम भी लिखा हुआ है। अब इसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। अमावस्या शुरू हो गई। अमावस्या में और हमने सन और मून को देखना है। मून सन से पीछे है, मून सन से पीछे है। एग्जैक्ट डिग्री ऑफ सन एंड मून इज द लास्ट पॉइंट ऑफ अमावस्या। तो सन से अगर मून 12 डिग्री पीछे है तो अमावस्या शुरू होगी, और सन और मून 0.000 डिग्री तक सेम हो जाएंगे, तो वो क्या है, लास्ट पॉइंट ऑफ अमावस्या। तो हमने सनराइज समझा, अब हम अमावस्या समझ रहे हैं। ये तिथि अमावस्या लिखी हुई है। सन 15 डिग्री कैप्रिकॉर्न, सन 15 डिग्री कैप्रिकॉर्न में है, मून 15 डिग्री कैप्रिकॉर्न में, दोनों श्रवण नक्षत्र की दूसरी पदा में है। तो ये पॉइंट ऑफ हो गया अमावस्या। अब जैसे ही मून 0.01 डिग्री भी आगे निकल जाएगा सन से, वो प्रतिपदा हो जाएगी। यहाँ पे अपना बस आंख रखना और ये देखना चेंज होते हुए। ये देखो प्रतिपदा चेंज होगी 1 घंटे के अंदर अंदर ही। तो जैसे ही सन और मून में, मून ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है सन से ऑर्बिट में। मून 12 राशियां कवर करता है 29 दिन में, और सन करता है 365 दिन में। तो वो जो मून करता है, वो लूनर जो उसका वो सिस्टम है, उसमें जैसे ही वो सन से आगे निकलेगा तो न्यू मून चालू हो जाएगा। और न्यू मून से हमें पता चल जाएगा कि हमारी आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, समझिएगा। और सबसे पहले हमने सनराइज निकाली और मून निकाला। सन और मून निकाल लिए। अब सन और मून से हमें एग्जैक्ट राशि ऑफ सन पता चल जाती है, एग्जैक्ट राशि ऑफ मून पता चल जाती है, और सन मून के डिस्टेंस से हमें सारे पंचांग के फैक्टर पता चल जाते हैं। अच्छा, सन मून के डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून इज ऑल द फैक्टर्स ऑफ पंचांग। उसकी बस फिर अलग अलग कैलकुलेशन है। तिथि 12 डिग्री सन और मून का डिफरेंस, सन से मून 12 डिग्री आगे गया, एक तिथि बढ़ गई। ये तो हो गया तिथि। वार सनराइज टू सनराइज। नक्षत्र मून कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है उस टाइम पे, कौन सी कॉन्स्टेलेशन के ऊपर से निकल रहा है। योग और करण की थोड़ी कैलकुलेशन मतलब ट्रिकी है। इट्स नॉट, मतलब इसको इस सॉफ्टवेयर से नहीं अभी करा सकते, बट इट इज
एप्लीकेबल टू एवरीवन। सन और मून की डिस्टेंस से ही सारी चीजें। अगर आपका सन और मून का डिस्टेंस आपको पता चल गया, सनराइज का टाइम आपको पता चल गया, तो आप बता सकते हो कि आज सन इस समय 25 फरवरी को सूर्य मकर राशि में होता है, एक्वेरियस में, और करीबन 11 डिग्री का होता है। तो 25 फरवरी को मकर राशि में 11 डिग्री मैंने कैसे बोल दिया, इसकी कैलकुलेशन भी सुनो। जो संक्रांति है वो 14 फरवरी को ही, 14 जनवरी को ही। 14 फरवरी को, क्योंकि जनवरी में मकर संक्रांति हुई थी, फरवरी में सन मकर से अगली राशि में चला गया, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ में एंटर किया कुंभ संक्रांति के दिन, और रोज का 1 डिग्री चलता है। तो अगर 15 तारीख को 1 डिग्री चला, तो 25 तारीख को 11 डिग्री चलेगा। आज सन का अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री ट्रेवल हो चुका होगा, 10 डिग्री प्लस ट्रेवल हो चुका होगा जब हम बात कर रहे हैं। और आज हमारी डेट है 25 फरवरी। सन 12 डिग्री एक्वेरियस पे पहुंचा हुआ है, 11 डिग्री प्लस। अब 14 से 24 तक कैलकुलेट करोगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 11 डिग्री प्लस हो गया, क्योंकि आज 25 फरवरी है। सिंपल कैलकुलेशन, सन रोज कितना चलता है? 1 डिग्री। तो 365 दिन में सन ने 360 डिग्री कवर करने हैं, जिसको बोलते हैं अर्थ रोटेशन अराउंड दी सन। जो 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में होती है। 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में होती है, जो अर्थ रोटेशन अराउंड दी सन होती है। हमें सन पता लग गया, सन से हमें लगन पता चल गया ईस्टर्न होराइजन में। हमें मून पता चल गया, मून से हमें मून का नक्षत्र पता चल गया, और सन और मून के डिस्टेंस से हमें सारी कैलकुलेशन ऑफ पंचांग, जो लूनर कैलेंडर की कैलकुलेशन होती है, वो आ जाएंगी। सन समझ आ गया, मून समझ आ गया। अब मान लो कि 21 मार्च को कोई शाम को 7:30 बजे पैदा होता है, तो वो कन्या लगन में पैदा होगा। इसकी थ्योरी मैं बिना इसके समझाता हूं आपको। 21 मार्च तक सन अगली राशि में आ चुका होगा, और 14 मार्च के करीब संक्रांति होती है, मीन संक्रांति। तो 21 मार्च को 7 डिग्री प्लस 7:30, 7:25 डिपेंड अपॉन द टाइम, सन चल चुका होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को सन 7 डिग्री प्लस चल चुका होगा। तो सनराइज जब हुआ होगा 21 मार्च में सन का, तो वो होगा मीन में। तो सनसेट किस में होगा? मीन से 7 की राशि में, वो होगी कन्या। जब ईस्टर्न होराइजन में, तब कन्या राशि होगी जब सनसेट हो रहा होगा। तो 21 मार्च का हम सनसेट का टाइम निकालते हैं, और हमें पता चलेगा कि 21 मार्च को शाम को 7 बजे जब सनसेट का टाइम होता है, 7, सवा 7 के आसपास, तो लगन कौन सा आएगा? और मैंने बता दिया कन्या आएगा। अठारह डिग्री वर्गो, 21 मार्च शाम को। आप मेरे को कोई भी डेट बता दो पूरे दुनिया, पूरे साल की, दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ बैठे बैठे उसका लगन निकाल सकता हूँ। लगन माने फर्स्ट हाउस कौन सा, फर्स्ट हाउस निकाल लूंगा। मुझे आ गया कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, अब मुझे बताना कि मैं गलत जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। तो हमको पता है मकर संक्रांति है 14 तारीख की, 14 जनवरी की। तो 14 जनवरी को सन कैप्रिकॉन में बैठा था 0 डिग्री के ऊपर। अब हर दिन 1-1 डिग्री बढ़ रही है, तो हर दिन 1-1 डिग्री बढ़ रही है। तो हमको पता लग जाएगा कि जब सनराइज हो रहा था, तो जब भी सनराइज होगा, तो जो भी बंदा मकर संक्रांति से जो अगली संक्रांति होगी उसके बीच में पैदा होगा, सनराइज के टाइम पे उसका लगन हमेशा ही मकर होगा, है ना? बिल्कुल। और फिर हम कह रहे हैं हर 2 घंटे के बाद में, हर 2 घंटे के बाद में वो लगन चेंज होता रहेगा, एक-एक बढ़ता रहेगा, क्योंकि अर्थ ही रोटेट कर रही है ना। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। और जब भी हम 6 नंबर ऐड करेंगे, मतलब 7वें पे पहुंचेंगे, 7वीं राशि पे पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे उस टाइम पे सनसेट हुआ था, उस टाइम पे सनसेट। ठीक है? सिंपल फिनोमिना। सिंपल फिनोमिना। तो जो 14 जनवरी को पैदा हुआ था सुबह सनराइज पे, उसका लगन आप जानते हो, उसका लगन कैप्रिकॉन है। 14 फरवरी को सनराइज पे पैदा हो गया, 15 फरवरी को सनराइज पे पैदा हो गया, उसका एक्वेरियस हो गया। 15 मार्च को हो गया
अगर कोई सनराइज पे पैदा तो उसका पाइसिस हो गया, 15 अप्रैल को पैदा हो गया तो एरीज हो गया, ठीक है। 16 मई को पैदा हो गया तो टॉरस हो गया। अब रोज का हमें सनराइज टाइम के टाइम ये पता होगा कि सन कौन सी राशि में है और ईस्टर्न होराइजन उस राशि में आएगा, उसके हिसाब से हमें 12 वो पता चल गए। अब मुझे किसी ने फोन किया, सर मैं ना सुबह 4 बजे पैदा हुआ था। मैं क्या, तेरा सन ना सेकंड हाउस में होगा। तो सर आपको कैसे पता, अभी तो मैंने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बताई आपको। मैं क्या, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। द फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इज वॉइस ऑफ गॉड। तो आपने भी ये कैसे किया? आपने माना कि 6 बजे के आसपास सनराइज हुआ होगा, 6 साढ़े 6 7 बजे के आसपास, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। सर्दियों के दिन थे। तो आपने क्या किया, आपने 2 घंटे पीछे कर दिया, तो सन आगे चला दिया। तो सन आगे चला गया तो सेकंड हाउस में आ गया सन। आधी रात को तो फोर्थ हाउस में था और आधी रात से सुबह के बीच में सेकंड हाउस में आ गया। मैं कहा, तेरा सन ना सेकंड हाउस में होना चाहिए। वो खड़ा हो गया। अब वो कहता, सर आपको इतनी दिव्य दृष्टि कहाँ से आती है? मैं गया, दिव्य दृष्टि, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो हमको सन की पोजीशन भी समझ में आ गई, हमको लगन भी समझ में आ गया। अब मून की पोजीशन भी समझ में आ गई, क्योंकि हमें सिर्फ लूनर कैलेंडर देखना है, मून की पोजीशन समझने की। अब मैं लूनर कैलेंडर के ऊपर भी बात करता हूँ। जैसे कि मैं नीचे नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ऊपर चार्ट में देख रहा हूँ। जैसे अभी मून है 26 डिग्री का, तो और सन है 7 डिग्री का। 7 और पाइसेस में सन है और स्कॉर्पियो में मून है। तो ये बताता है कि कृष्ण पक्ष चल रहा होगा। मून अपने डिक्लाइनिंग फेज में है सन से पीछे इसलिए, और सन से आगे होता तो न्यू मून स्टार्ट हो चुका होता। समझ गया मैं। और अभी 26 डिग्री का है मून, तो 26 डिग्री का हम कौन सी तिथि कहेंगे, इसके हिसाब से तिथि कैलकुलेट करेंगे ना। सप्तमी तिथि आएगी, क्या? कृष्ण पक्ष की। कैसे आएगी सप्तमी? आप इसको ऐसे समझो, जब भी सन पाइसेस में है तो मून भी पाइसेस में होगा, तो ये तो हो गया अमावस्या। और मून अगर पाइसेस से 7वीं राशि में चला गया, वो हो गया फुल मून, वो होगी पूर्णिमा। ठीक है। अब 7वीं राशि पाइसेस से कन्या है। कन्या के बाद ये इस समय जो मून है वो स्कॉर्पियो में है। जो कन्या, तुला और स्कॉर्पियो, कन्या तुला और स्कॉर्पियो, और सन फिर पाइसेस में। तो ये सप्तमी या अष्टमी तिथि हो गई, क्योंकि हाफ में आ गया। वो 270 डिग्री 260 डिग्री प्लस चला गया, 0 डिग्री हो गई। मतलब स्कॉर्पियो तो कंप्लीट ही हो गया ना एकदम। तभी तो कह रहा हूँ सप्तमी तिथि या अष्टमी तिथि होगी, और ये सप्तमी तिथि लिखा हुआ है। तो मून एंड सन की तिथि निकालनी है, तो सन से 12 डिग्री पे एक तिथि होती है, 180 डिग्री पे फुल मून हो जाता है, फिर 192 डिग्री पे प्रतिपदा दोबारा लग गई, 204 डिग्री पे द्वितीया लग गई, 116 डिग्री पे तृतीया लग गई, 24 डिग्री पे चतुर्थी लग गई, 236 डिग्री पे पंचमी, 48 डिग्री पे षष्ठी, और ये 260 डिग्री तक सप्तमी चल रही है। तो सन से मून को अगर 260 डिग्री पे कैलकुलेट करोगे तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो तिथि निकल गई, वार निकल गया, नक्षत्र निकल गया। योग भी मैं, वो थोड़ी डीप कैलकुलेशन चली जाती है योग और करण की। एक तिथि में 2 करण होते हैं, तो हाफ तिथि 1 करण लेके चलता है, दूसरी हाफ तिथि 1 करण लेके चलता है। ये मैं इसके प्रेडिक्टिव एट्रीब्यूट्स नहीं बता रहा, इसके कैलकुलेशन वाले एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ। अब आप दुनिया की किसी की भी कुंडली निकाल लो, आपको उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ से ही आपको आइडिया लग जाएगा उसका सन कहाँ बैठा है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ। 23 मई 1991। 23 मई 1991। टॉरस में सन है आपका, टॉरस में सन है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से पता चल गया। अब टाइम रात को 11:45। रात को 11:45। तो रात को 11:45 में सन कहाँ होना चाहिए, सिर्फ आइडिया बता दो, गलत भी हो सकता है। और आपको तो पता होगा, आप बताओ। शाम को सन होगा 7th हाउस में। इन्होंने बोला 1991, तो 1991 में 7 बजे तक सनसेट नहीं होता, तो 7th हाउस में 7 बजे तक सन रहेगा, 6th हाउस में रहेगा 8:30 बजे तक, 9 बजे तक, 5th हाउस में, 4th हाउस में सन है इनके, वो चेक कर लेंगे। वही जो अभी आपने भी बताया था ना कि सनराइज के टाइम पे 1st हाउस में सन होता है, सनसेट के टाइम पे 6ठे पे होता है, और मिडनाइट के पास ही पास वो पैदा हो
तो इसी साइड आ गया। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? हाँ हो गया। अब हम चलते हैं 1947 में। क्या हुआ था 1947 में? आजादी हुई थी। तब एक और चीज हुई थी, इंडिया को IST मिला था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, जो GMT से, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जहां पे लैटिट्यूड 0000 डिग्री है, वहां से हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। मतलब अगर अभी दिल्ली में 3:15 3:30 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच में 5 घंटे 30 मिनट पहले का टाइम चल रहा होगा, तो 10 बज रहे होंगे अगर यहाँ लेकिन अगर 3:30 बज रहे हैं दिल्ली में, तो बांग्लादेश में 4 बज रहे हैं और पाकिस्तान में 3 बज रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो मेरिडियन टाइम है वो है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। एक भूटान का 90 है और पाकिस्तान का 75 डिग्री ईस्ट। तो 75 डिग्री ईस्ट पाकिस्तान का है और भूटान का 90 डिग्री ईस्ट है। तो भूटान में इस समय अगर इंडिया में 3:30 बज रहे हैं तो 4 बज रहे होंगे, और पाकिस्तान में इस समय इंडिया में 3:30 बज रहे हैं तो 3 बज रहे होंगे। ये खेल हो गया। लेकिन ये सारी कंट्रीज तो इकट्ठी थी, पहले तो एक ही ग्रीनविच टाइम चलता था। तो हमारी पूरी टाइम करेक्शन हुई थी 1942 में। तो जो 1942 से पहले, वर्ल्ड वॉर से पहले पैदा हुए थे, उनका अगर कोई डेट बर्थ आता है तो हमें टाइम करेक्शन करनी पड़ती है। कुछ सॉफ्टवेयर इसको ऑटो कर लेते हैं, कुछ को करनी पड़ता है। तो हर कंट्री के हिसाब से वो GMT लैटिट्यूड से कितना है उसका भी टाइम इस पे वेरी करेगा। अब 82 डिग्री ईस्ट को इंडिया माना गया। ठीक है। 82 डिग्री ईस्ट को इंडिया माना गया एज पर दी ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन क्या पूरा इंडिया 82 डिग्री ईस्ट है क्या? दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट है। तो उसमें भी कई वेरिएशंस है। तो सॉफ्टवेयर अपने आप देख लेते हैं। तो हर एरिया का सनराइज टाइम अलग होगा। सबसे पहले सन हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आता है, जिसमें पूरा सिक्किम हो गया, कलकत्ता हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट बेल्ट हो गई। तो वहां अगर सुबह 6 बजे सन आ रहा है तो सनराइज टाइम सुबह 6 बजे होगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। लेकिन महाराष्ट्र का, गुजरात का 15-20 मिनट बाद होगा एज पर दी लोकेलिटी। तो अगर कोई 6 बजे सुबह नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है थर्सडे को, तो उसका थर्सडे माना जाएगा। लेकिन उस टाइम पे कोई अहमदाबाद में पैदा हो गया 6 बजे, तो वो तो वेडनेसडे को पैदा हुआ है। तो पंचांग की जितनी कैलकुलेशन है सारी डिफर हो जाती है। सही बात है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो IST 82.3 ये इजी करने के लिए बताई थी कि इंडिया में 2-2 टाइम जोन्स ना हो। लेकिन कुंडली के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर लोकेलिटी के हिसाब से वो चेंज होता है। क्योंकि 12 बजे जब सन 10th हाउस में होगा, हर लोकेलिटी में सन आपके 100% ऊपर होना चाहिए। ये रूल है। सन अपने ट्रॉपिक के सेंटर में सब ऊपर तब होना चाहिए जब 12 बज रहे हो उस लोकेलिटी के हिसाब से। वो तभी पॉसिबल है अगर सनराइज के टाइम का बोलेंगे। और ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये जब हम फलित ज्योतिष करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जो बंदा पॉइंट एट द सेम पॉइंट ऑफ सनराइज पैदा हो गया, वो इनहेरेंट राजयोग लेके आया, चाहे वो 2-4 कमियां क्यों न हो। इसकी वजह है क्योंकि उसके सारे लगन, भाव लगन, होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, ये सारे सेम हो जाएंगे। और होरा शास्त्र कहती है जिनके भाव लगन, होरा लगन, घटी लगन और विघटी लगन चारों सेम है, इसको महाराज योग कहा गया है। अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स एक होरा शास्त्र में लिखे हैं, अगर वो उनमें से कोई पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है तो इसको राजयोग कहा गया है। ये कब पॉसिबल है? मतलब शास्त्र ये कह रहा है सनराइज के टाइम अगर कोई पैदा हो गया तभी ये पॉसिबल है। तो ये चारों सिचुएशन पॉसिबल होने के बाद वो राजयोग लेके पैदा हो गया। और यही बात उसने 12 बजे के लिए बोली जब सन 10th हाउस में है। तो शास्त्र में सन को, सूर्य को दिग्बल कहा गया है 10वें घर में। दिग्बल कहा गया है 10वें घर में। अब किसी को अपना सूर्य 10वें घर में रखना है तो दोपहर को 11 से 1 बजे के बीच का जन्म होना चाहिए उसका, तभी दिग्बल बनेगा सूर्य। ये सारी कैलकुलेशन एस्ट्रोनॉमी से आती है। अब हमारा एक अधिक मास होता है। अधिक मास एक लूनर मंथ होता है 30 डेज का। वो क्यों होता है? हर 3 साल में आता है। वो क्यों आता है? इसकी वजह सुनो। 354 का हमारा लूनर ईयर होता है, 354 डेज का
अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट कुछ है अप्रोक्सीमेटली। और 365 डेज का हमारा सोलर ईयर होता है। तो जो 10.25 दिन 10.5 दिन बच गए बीच में, वो 3 साल बाद 30 दिन हो जाएंगे। तो वो 3 साल बाद जब वो 30 दिन हो जाएंगे, वो हर तीसरे साल आपको अधिक मास इसलिए मिलता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अगर वो अधिक मास हिंदू कैलेंडर में, पंचांग कैलेंडर में ना आए, तो जैसे रमजान हर साल 1 महीना शिफ्ट हो, हर 3 साल में 1 महीना पहले शिफ्ट हो जाते हैं ना, 11-11 दिन का फर्क आता है। तो इंडिया दिवाली भी एक दिन आपको मार्च में बनती नजर आ जाएगी। तो ये अधिक मास इसलिए जरूरी है। और अधिक मास का बर्थ बुरा माना जाता है। जितनी भी चीजें सेटलमेंट करने के लिए यूज की है ऋषि ने, वो सब नेगेटिव एंटिसिपेट करते हैं उसको। ठीक है। जितनी भी मोड़ है और जितनी भी चीजें सेटलमेंट करने के लिए यूज की है, जिसमें 6 तिथि आती है, जिन तिथियों में कोई सनराइज नहीं होता उसको 6 तिथि कहते हैं। उसमें कोई बर्थ हो गया तो वो बहुत नेगेटिव कहा गया है। कोई सॉफ्टवेयर 6 तिथि का बर्थ नहीं निकाल सकता। क्रांति साम्य, द सन एंड मून इन सेम डेक्लिनेशन एट द सेम, मतलब बिल्कुल डिटो डेक्लिनेशन में। डेक्लिनेशन क्या हुआ? मतलब सन और मून को कैलकुलेट करो और आपकी जो डिग्री आ रही है 180 या 360 आ जाए। अच्छा। अगर कोई इसमें पैदा हो गया तो ठाकुर तो गयो। ठीक है, मतलब सन की डिग्री और मून की डिग्री कैलकुलेट करके एग्जैक्ट 180 डिग्री आ जाए तो नेगेटिव होता है वो। इस पीरियड को बोला गया क्रांति साम्य या महापात। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स बिहाइंड दिस ऑल द प्रोसेस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सन 180 डिग्री मतलब छठी राशि होगी? नहीं, 180 डिग्री डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून। इसका एग्जांपल बताता हूं आपको। मुझे क्रांति साम्य की डेट याद है अभी। सन 24 डिग्री एरीज में है, मून 8 डिग्री कैंसर में है। एरीज 1 है और कैंसर 4 है। 4 + 1 5। और ये 24 और 8 को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 33। हाँ 33 आएगा। 30 डिग्री इक्वल टू 1 राशि। हाँ ठीक है। तो 6 आ गई। हाँ 6 राशि का मतलब एक राशि 30 डिग्री की हो गई, तो 6 राशि का डिफरेंस हो गया। तो 6 राशि का मतलब होता है 180। समझ गया। तो जब ये 180 का डिफरेंस आता है ना, जब सन और मून डॉट 6 राशि में है, मतलब इसमें अगर हम एक ऑपोजिट बैठे हैं सन और मून, हम ये भी कह सकते हैं। अपोजिट, हर जगह अपोजिट नहीं होंगे, इनका डिफरेंस 180 डिग्री का होगा। ठीक है। इस दौरान ये जो अगर फिनोमिना बनता है, इस फिनोमिना में कोई पैदा हो जाता है और ये 180 और 360 है, इसको बोलते हैं क्रांति साम्य। और ये आपके चैनल में पहली बार आएगा। इसमें जो पैदा होता है ये इक्विवेलेंट टू ग्रहण होता है। इसमें ठाकुर तो गयो। और ग्रहण कैसे निकलता है? ग्रहण वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे की। उसमें इसमें ठाकुर तो गयो। इसमें 10 लोगों को कोविड होगा, दो एक मरेगा ना, वो क्रांति साम्य का होगा। क्योंकि 10 लोगों को कोविड हुआ तो 10 के 10 नहीं मरेंगे, ये तो कंफर्म है ना। 10 में से एक मरेगा या एक आईसीयू तक जाएगा। वो एक आईसीयू तक वो जाएगा जिसकी कुंडली में दोष है। वो क्रांति साम्य वाला हो सकता है, वो ग्रहण वाला हो सकता है, वो 21 दोषों में से कोई। तो आपको ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं बता सकता कि इसमें क्रांति साम्य है। क्रांति साम्य को कैलकुलेट करना है, 6 तिथि को कैलकुलेट करना है, ग्रहण को कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं, हाउ टू एनालाइज दिस। हम पहले स्पेनिश में, इंग्लिश की एबीसीडी सीखेंगे, उसके बाद ही तो सेंटेंस में आएंगे, वर्ब्स में आएंगे, फिर पैराग्राफ में आएंगे। तो ये उसकी एबीसीडी है। ठीक है, अब आप मुझे कोई भी ईयर बता दो, कोई भी ईयर बोल दो अपने मुंह से। 2004। अब मैं बोलता हूं 2004 में जो मेरा एस्टीमेट है, सैटर्न होगा मिथुन राशि में। ये एस्टीमेट मैंने कैसे निकाला? सैटर्न एक राशि में करीबन 2.5 साल रहता है। जब मैं पैदा हुआ था 1992 में, तो सैटर्न था अपनी राशि में, मकर में। अब ये बोल रहे हैं 2004, तो मकर से ये चला गया 1992 से 2004 हो गया 12 साल। अब 12 साल में इसने कितनी राशियां बढ़ गया होगा? तो 2.5 साल में एक, तो 94 तक 11 में होगा, 96 97 तक 12 में होगा, 2000 तक 1 में होगा, 2002 तक
0.5 तक 2 में होगा, 2002 के किसी भी पॉइंट से 3 पे शुरू हो चुका होगा, तो इनका सैटर्न होगा 3 नंबर का। ठीक है, अब 2004 में जुपिटर कौन सी राशि में होगा ये भी निकल जाएगा, क्योंकि जुपिटर 1 साल तक एक ही राशि में रहता है। और मुझे सिर्फ अपना बर्थ का मंथ बता दे, ओ मंथ बता दे, सन की राशि बता दे अगर पता है तो। नहीं पता तो अगर हमें किसी की सन की राशि पता है, सैटर्न की राशि पता है और जुपिटर की राशि पता है, तो हम उसका एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट मंथ बता सकते हैं। मून पता चल गया तो उसको हम डे तक ले जाएंगे, और लगन पता चल गया तो उसको हम 2 घंटे के सिनेरियो तक ले आएंगे, और लगन की डिग्री पता लग गई तो हम उसको एग्जैक्ट सिनेरियो तक ले आएंगे। ऐसे ही नहीं भगवान राम की कुंडली बनी, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि ने कुंडली में लिख दिया था ईस्ट होराइजन में, पूरब के क्षितिज में, जब पुनर्वसु नक्षत्र था और पुष्य नक्षत्र में लगन था, पुनर्वसु नक्षत्र में मून था और पुष्य नक्षत्र में लगन था, तब भगवान राम पैदा हुए थे। पुनर्वसु नक्षत्र में मून और पुष्य नक्षत्र में लगन। नवमी तिथि चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी, चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी, कौन पैदा हुआ? भगवान राम। पूरी कैलकुलेशन दे के चले गए, और उन कैलकुलेशन के हिसाब से आज हम बता सकते हैं भगवान राम 12,000 साल पहले पैदा हुए थे। अब यहाँ पे एक सवाल निकल गया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान राम 10,000 साल जिए थे, उनमें तो खाली 14 साल का ही वनवास था, तो 100 साल से 120 साल से ऊपर जिए थे, 10,000 साल में जिए थे। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी था जो पुराने जमाने में कैलकुलेशन बताई गई, युग की कैलकुलेशन, वो भी गलत है एक तरह से। युग की कैलकुलेशन किसी को आती नहीं है। युग की कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने के लिए वेदांत ज्योतिष, जो 3500 साल पुरानी किताब है, ये बताएगी आपको युग को कई तरह से डिफाइन किया गया। और ये जो महर्षि लगद है, ये कहते हैं कि जब मैं ये बुक लिख रहा था, मैं 80 डिग्री लैटिट्यूड में बैठा था। ठीक है, 80 डिग्री लैटिट्यूड में बैठा था पहाड़ों में, और वहां पे शिव जी की बहुत पूजा होती है। मैं एक नेचुरली एस्पिरेटेड शिवलिंग के पास ये बुक लिख रहा हूँ, और जब हम 80 डिग्री लैटिट्यूड निकालते हैं ना, कश्मीर में पहलगांव का एरिया आता है, और वहां पे नेचुरली एस्पिरेटेड जो शिवलिंग बनता है वो अमरनाथ है। और इसमें पहला श्लोक ये है, ये बुक लिखते टाइम मैं 80 डिग्री लैटिट्यूड से बुक लिख रहा हूँ। तो पहले टाइम करना ऐसे नहीं होती थी जैसे हम आज करते हैं कि इस समय 3:50 हो रहे हैं। पहले टाइम करना नक्षत्रों को देख के होती थी। पहले वार भी नहीं होते थे, पहले नक्षत्र दिन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, क्योंकि वार का कॉन्सेप्ट वेदांत ज्योतिषम बुक बाय ग्रेट महर्षि लगद, उन्होंने नहीं लिखा हुआ। बाकी चारों कॉन्सेप्ट है, तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है, सनराइज है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने नक्षत्र दिन का नाम दिया है कि आज अश्विनी नक्षत्र का दिन है। सनराइज के टाइम कौन सा नक्षत्र था, तो कौन सा दिन हो गया? अश्विनी नक्षत्र का दिन हो गया। इस तरह से नाम दिए गए हैं। अब बाकी चीजें कैसे होगी, अब कुंडली बनेगी कैसे? इससे आइडिया लग गया ना आपको? हाँ, मिल गया। इससे आइडिया लग गया। अब जैसे हमने शनि की गणना कर ली, जुपिटर की गणना कर ली, सूर्य की गणना कर ली, और चंद्रमा की गणना कर ली, तो बाकी चीजें एफएमरीज होती हैं, जो स्विच एफएमरीज है, वो आपको हर ग्रह की गणना करके बता देंगे। जैसे ये डेटा लिखा हो, यही आएगा डेटा स्विच से? बिल्कुल, और इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने, किसी ने बोला कि मैं 18 अक्टूबर को रात को 2 बजे पैदा हुआ था, तो साहिल भाई सबसे पहले आप बोलो 18 अक्टूबर को अगर कोई रात को 2 बजे पैदा हुआ तो सुबह सूर्य कौन से राशि में होगा? मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, 17 अक्टूबर को राशि चेंज करता है सूर्य और तुला राशि में आता है। 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति होती है, तो 18 अक्टूबर को कौन सी राशि में होगा सूर्य? उसी में होगा, तुला में। तुला में। सनराइज के टाइम तुला में होगा, सनराइज के टाइम तुला में होगा। उन्होंने मेरे को बोला मैं रात को 2 बजे पैदा हुआ 18 अक्टूबर को, तो हमने सनराइज देखा तुला राशि का है। अब सनराइज 18 अक्टूबर को मान लो 6 बजे हुआ, तो हमने 4 बजे तक तुला राशि नहीं होगी, कन्या राशि होगी, कन्या का लगन होगा। फिर 4 से 2 बजे तक लगन होगा सिंह का। हम पीछे जा रहे हैं ना, आगे से भी कैलकुलेशन की जा सकती है, पीछे से भी। तो 4 घंटे कम फ्रॉम सनराइज,
तो सिंह राशि आ गई। तो हमने उनको बोला आपका सिंह राशि का लगन होगा और आपका जो सूर्य है वो थर्ड हाउस में बैठा होगा रात को 2 बजे। कहते यार आपको तो पता लग गया। मैं कहा मेरी बात सुनो, आपका सूर्य 1 डिग्री का होगा, क्योंकि 17 से 18 सूर्य 1 डिग्री का हुआ। अब उन्होंने बताया कि मैं 96 बॉर्न हूँ। अब 96 में मुझे पता है 18 अक्टूबर को कौन सी तिथि थी, क्योंकि 96 में 12 अक्टूबर को नवरात्रे शुरू हुए थे और नवरात्रे अमावस्या के बाद शुरू होते हैं। तो 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। तो जब 12 अक्टूबर को अमावस्या खत्म हुई, 18 अक्टूबर को षष्ठी तिथि लगी। 6 दिन हो गए ना, षष्ठी तिथि लगी। मैंने कहा आप षष्ठी तिथि में पैदा हो गए। वो खड़े हो गए अपनी जगह से। मैं कहा मूल नक्षत्र में पैदा हो गए। नक्षत्र कैसे है? नक्षत्र हमें ऐसे पता चला कि जब हमें तिथि पता चल जाएगी तो हमें ये पता होगा कि पिछली अमावस्या कब हुई होगी। अब ये जो तिथि है, ये 6 में अगर हमें अमावस्या पता लगी तो जब 18 अक्टूबर को तुला में सूर्य आया तो 6 दिन पहले तुला से 6 डिग्री कम होगा, तो 24 डिग्री कन्या में होगा। 24 डिग्री कन्या में होगा और 24 डिग्री कन्या में ही मून होगा, तभी अमावस्या लगी होगी। 2 दिन में मून 2.5 दिन में 1 राशि बढ़ जाता है। तो कन्या से तुला में आ गया, 24 डिग्री तुला में 2.5 दिन में आ गया। सिर्फ 5वें दिन में फिर उसने 24 आगे बढ़ गया। जैसे नक्षत्र वाइज हम करते हैं तो 24 डिग्री में चित्रा नक्षत्र बढ़ता है। तो 12 अक्टूबर को सूर्य हुआ चित्रा नक्षत्र में, 13 को हुआ स्वाति में चंद्रमा, क्योंकि अब स्वाति में आ गया तो वो स्टार्ट हो गए, ये न्यू मून स्टार्ट हो गया। 14 अक्टूबर को आ गया विशाखा में, 15 अक्टूबर को आ गया अनुराधा में, 16 अक्टूबर को आ गया अनुराधा के बाद ज्येष्ठा में, 17 अक्टूबर को आ गया मूल में और 18 अक्टूबर को आ गया पूर्वा आषाढ़ा में। तो हमने बोला कि आपका या तो मूल में होगा या पूर्वा आषाढ़ा में होगा, और अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट बता दो, मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दो, क्योंकि नक्षत्र भी तो सेम होंगे। अगर सन और मून एक ही डिग्री में अमावस्या बनाते हैं तो मून को नक्षत्र चेंज करने में 24 घंटे लगते हैं। तो 1 दिन में 1 नक्षत्र चल गया मून, 2 दिन में 2 नक्षत्र चल गया। तो जब वो चित्रा नक्षत्र में अमावस्या हुई तो उसके बाद मैंने 5 दिन ऐड कर लिए, तो चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। ओ भाई साहब कहते हैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। अंतर्यामी कोई अंतर्यामी नहीं, दिस इज कैलकुलेशन गोइंग बिहाइंड माय सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसे ही हमको सारी डेट्स पता होनी चाहिए, तभी हम ये प्लस प्लस करके निकाल पाएंगे। हमें लॉजिक पता होना चाहिए। अगर लॉजिक पता होगा ना तो किसी किताब की जरूरत नहीं। बस मेरे को किसी पहाड़ में, पहाड़ इसलिए कह रहा हूँ दिल्ली शहर में पॉसिबल नहीं है, किसी पहाड़ में सनराइज दिखा देना और मून राइज दिखा देना। मून राइज जिस गैलेक्सी में हो रहा होगा ना, अगर वो भी नजर आ गई ना गैलेक्सी मेरे को अपनी नेकेड आइज से या बाइनोकुलर्स से, तो हम ये बता सकते हैं पूरी कुंडली उस दिन की हम बना सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। मून राइज जिस नक्षत्र में होगा, लॉजिकली जिस नक्षत्र में होगा, और सन और मून अगर सेम नक्षत्र में है तो अमावस्या हो गई, और सन और मून अगर अपोजिट नक्षत्र में है, दोनों 180 डिग्री है, तो पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा होगी तो फुल मून होगा। तो फुल मून से हमें नक्षत्र पता चल जाएगा। तो हमें एक चीज पता चलने से हमें दूसरी चीज पता चल जाएगी। दोनों चीजें पता चलने से, सन और मून से हमें पूरा पंचांग पता चल जाएगा। फिर हमें सैटर्न की डिग्री चाहिए, फिर हमें जुपिटर की चाहिए, जो हम एफएमआरई से भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। सारे प्लैनेट्स की डिग्री हमको एफएमआरई से मिल जाती है। और अगर नहीं भी मिलती ना तो सारे प्लैनेट्स की एक चाल है। जैसे सैटर्न 2.5 साल में 1 राशि और 30 साल में 12 राशियां चलता है। तो एक बार अगर आपको सैटर्न की डिग्री पता चल गई तो आप उसकी स्पीड पकड़ लोगे। फिर आपको वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। जुपिटर के साथ भी सेम है, मंगल के साथ भी सेम है, और चंद्र की स्पीड तो मैंने आपको बताई दी, और सन की स्पीड होती नहीं। अर्थ घूमती है तो हमें सन घूमता नजर आता है 365 से। और ऐसे हमें हर प्लेनेट की रोज की चाल का पता होना है। जैसे आपने बोला किसी की चाल स्लो हो जाती है, फास्ट हो जाती है, तो स्विस एफएमआरईज में ये डेटा सही आता है। बिल्कुल सही आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। जैसे जैसे कोई प्लेनेट अर्थ के पास आएगा
उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पकड़ेगी, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं स्विस एफएमआरईज में किसी स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे डिटेल्स चाहता हूं, तो स्विस एफएमआरईज मुझे वो दे देगी? स्विस एफएमआरईज दे देगी, हमारे मिश्रा सर की एफएमआरईज दे देगी। स्विस एफएमआरईज तो छोड़ो, मात्र 100-150 रुपए की मिश्रा सर हर साल एफएमआरईज निकालते हैं। और भी बहुत सारी एफएमआरईज आती है। 2025 एफएमआरईज डाल दो, आपके पास 100 एफएमआरईज आ जाएंगी, सबका डेटा कमोबेश सही होगा। और एफएमआरईज को निकालने का जो पीछे का पॉइंट है वो मैंने आपको, उसमें से जो मैं बेसिकली बता सकता था, जो आपको फटाफट समझ में आ जाए, वो मैंने समझाने की कोशिश किया। एक बार स्विस एफएमआरईज का अगर आपके पास शीट हो, उससे कुंडली कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा समझा दो। उसके लिए बहुत ईजी है भाई, उसके लिए शीट की जरूरत भी नहीं है। जैसे 2004 में हमें पता है सैटर्न ये मिथुन राशि में, 2004 में हमें पता है, तो सैटर्न हमने मिथुन राशि में था। सन हमने कर दिया कैलकुलेट, मून हमने कैलकुलेट कर दिया, हमें तीनों की राशियां पता चल गई। एक बार कुंडली बना के दिखा दो। अब ये हमारे पास 2025 की इंडियन एफएमआरईज है बाय डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। अब आप मुझे 2025 की कोई भी डेट बोल दो, मेरे को कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उसकी कुंडली अप्रोक्सीमेट बन जाएगी। 16 नवंबर 2025। 16 नवंबर 2025। ठीक है, टाइम ले लेते हैं शाम के 6 बजे। 6 PM। 16 नवंबर को जो सन है ये होगा स्कॉर्पियो में, तो लगन में स्कॉर्पियो होगा एट दी सनराइज। तो ये सनसेट के टाइप का टाइम है, तो लगन में स्कॉर्पियो की जगह ये होगा, और इसको कहते हैं टॉरस। तो अभी आपने 16 नवंबर बोला, तो हमने लगन ऐसी मोटा मोटा प्रेडिक्ट किया कि टॉरस का लगन बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब हम अपनी ये देखते हैं। 16 नवंबर को रविवार था, हस्त नक्षत्र था, विषकम योग था। तो अगर हस्त नक्षत्र था तो जो सन 8 में है तो मून हो गया। ऐसे कैसे किया आपने? क्योंकि हस्त नक्षत्र तभी पॉसिबल है जब कन्या राशि में हो मून। अच्छा, नक्षत्र राशि का ही पार्ट है ना। हाँ ठीक है। तो जहां पे भी सन होगा वो सन साइन होगा 8, मून होगा जहाँ पे सन साइन होगा 6। अब हमने 16 नवंबर का सुबह का सनराइज पता करना है। सूर्य उदय हुआ था 6:48 पे। अब इसमें देखते हैं सनराइज हुआ था 6:48 पे। अब ये तीन चीजें हमारे पास आ गई, और सनसेट भी मेरे बाप को बताया, तो ये हुआ था 17:23। तो सनसेट के बाद की कुंडली बन रही है ये हमारी। अगर सनराइज हमारा वृश्चिक में हुआ था और वृश्चिक की लास्ट की डिग्री चल रही थी 28, 27 ऐसे डिग्री चल रही होंगी, 28+ होगा। ये तुला से वृश्चिक में एंटर करने वाला है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर सन तुला में रहता है। तो सन 8 में नहीं है, 7 में तुला में। ये हो गया तुला राशि, लिब्रा में। और हमेशा रहता है इतने टाइम से इतने टाइम में है? इतना टाइम, हाँ ठीक है। ये अगले 970 साल तक 1 डिग्री चेंज करेगा, बस थोड़ा सा जो चेंज होता है वो 1 डिग्री चेंज करेगा। अब हमने लगाई शाम को 6 बजे की कुंडली, तो शाम को 6 बजे सनसेट हो चुका है, तो टॉरस लगन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये कुंडली बन गई। ठीक है, अब इसमें हमें पता है हस्त नक्षत्र उस दिन, तो हस्त नक्षत्र 5th हाउस में आएगा। तो मैं इधर मून लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ सन। मून और सन की हमें कैलकुलेशन पता है, अब अपने जुपिटर का देखना है। और यही अगर ये बंदा पैदा हो जाता 5 बजे तो 7th हाउस में समा जाता। हाँ, 7th हाउस में आ जाता, तो 7th हाउस में 7th हाउस में आ जाता। एस्ट्रोनॉमिकल डाटा हमें जरूर चाहिए होता है। आपने मुझे बोला कि वृश्चिक में है ना, अब ये 16 नवंबर जो है, ये जो डेट है, ये संक्रांति की डेट है। अच्छा, 16 नवंबर की चीज की डेट है, संक्रांति की। अब हमें 16 नवंबर संक्रांति की डेट में देखना पड़ेगा कि संक्रांति कब हुई थी, किस टाइम पे हुई थी। तो इसमें जो मुझे संक्रांति की डेट 16 नवंबर पता चली है, इसमें देखते हैं संक्रांति कब हुई थी। वृश्चिक संक्रांति हुई थी 1336 पे, और हमारे कुंडली कितने बजे की बन रही है? 6 बजे की। 6 बजे की। तो फिर सन किस में आ गया? 8 डिग्री में, 8वीं राशि में, स्कॉर्पियो में। तो सन अब 7वीं से 8वीं में शिफ्ट हो गया, और इसमें नल एंड वर्ड हो गया। अब हमें टाइम अगर ना पता होता तो हम 7 में भी घूम रहे होते और 8 में बता, लेकिन ये ट्रिकी हो गया क्योंकि ये संक्रांति की डेट थी। मैंने संक्रांति की डेट ही चुन ली ऐसी। अब सैटर्न का है, सैटर्न चल रहा है
11 नंबर में ये लिखा हुआ है उसमें? ये लिखा हुआ है। अच्छा, हर एक राशि का हर एक प्लेनेट का लिखा होता है? लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। तो जैसे जैसे लिखा होगा, क्योंकि रोज की प्लेनेट की चाल डिग्री इसमें लिखी हुई है ना, तो वो हर प्लेनेट का देखने के लिए अलग अलग पेजेस खोलने पड़ते हैं। अच्छा, बेसिकली सोर्स एफएमरीज हमको हर एक प्लेनेट की राशि बता देगा। बिल्कुल। मैं समझ गया, कंसेप्ट समझ गया। अब हम मान लो हमने सारा डेटा लिया और सारा डेटा लेके हमने रैंडमली सारे के सारे प्लैनेट्स की लोकेशन भर दी। हमें श्री एफएमआरईज अगर देता है सारा डेटा, हमें उस डेटा में फोकस करना है। और एफएमआरईज का मतलब होता है रोज देखना, कुंडली को रोज ढंग से एनालाइज करना और प्लैनेट्स की चाल को रोज देखना। तो अब जो होता है, क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा है, उसको आगे समझा पाऊंगा। उसको समझाने के लिए थोड़ा सा वो लगेगा, ठीक है, एनर्जी और लगेगी। हाँ। तो मतलब सोर्स एफएमआरईज हमको देता है वो प्लैनेट, वो सारी चीजें देता है। एफएमआरईज में हमको लिखा हुआ जाता है कि आज ये वाला प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। बिल्कुल। और ये कब से रेट्रोग्रेड होगा और क्यों रेट्रोग्रेड होगा, वो सारा लिखा हुआ समझ आता है। और रेट्रोग्रेड को अगर हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझे तो क्या है, डिग्री उल्टी कम हो रही है, डिग्री कम हो रही है, उल्टा चल रहा है। हमें नजर आ रहा है कि उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो सन 8 में हो गया। तो मतलब अगर जिस प्लैनेट की डिग्री पिछले दिन वाले से कम होगी वो रेट्रोग्रेड हो गया। वो रेट्रोग्रेड चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने स्विच एफएमआरईज खोलनी है। अब हमें सारा पता चल जाएगा कि कौन सा वो है। तो ये 11 नंबर है। अब फिर ये तो सन 8वें में क्यों, आपको पता लग गया। अब हम स्विच एफएमआरईज खोलेंगे और इसमें हमें सन के साथ मार्स भी नजर आ रहा है, मरकरी भी नजर आ रहा है और राहु इधर नजर आ रहा है। केतु हमेशा राहु के 180 डिग्री है, इधर नजर आ रहा है। सैटर्न हमें इसमें नजर आ रहा है, ट्रांजिट हो चुका है सैटर्न का। वीनस हमें तुला में नजर आ रहा है। और अगर हमें सन यहाँ नजर आ रहा है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं उपग्रह। तो सन से 5th हाउस में धूम होगा, सन से 5th हाउस में होगा धूम। यहाँ इसकी कैलकुलेशन होती है सन से। और जुपिटर हमें इसमें नजर आ रहा है 3rd हाउस में। तो ये पूरी कुंडली बन गई। लेकिन ये कुंडली में जो सैटर्न है ना, ये अगले 2.5 साल तक राशि नहीं बदलेगा, क्योंकि एक बार बदल चुका है। जो सन है वो 1 महीने तक नहीं बदलेगा। मून है वो हर 2.5 दिन में राशि बदलता है। जुपिटर है वो 1 साल में एक ही राशि में रहता है। तो लॉजिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि 2.5 दिन तक सेम कुंडली बनेगी, बस लगन चेंज हो जाएगा, लगन चेंज होगा, लगन चेंज होगा, लगन चेंज होगा, लगन चेंज होगा। बाकी कुंडली ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। लेकिन वो लगन कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आप ये सोच भी नहीं सकते। हाउसेस ही चेंज हो गए। अगर एक ही लगन में 2 अलग अलग डिग्रियों में भी लोग पैदा हो ना, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो जैसे अभी आपने उपग्रह में बताया, एक धूम होता है और भी होते हैं। हाँ, और भी होते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन धूम की है कि जहां पे सूर्य बैठा है वहां से 4 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड आप कैलकुलेट करोगे, प्लस करोगे तो धूम निकल जाएगा। सबसे इजी कैलकुलेशन धूम की है। बाकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो हम कैलकुलेशन से एफएमआरईज चूज कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 2-4 चीजें और देखी है। ये तो होगी हमारी बेसिक कुंडली, जिसको कहते हैं D1 चार्ट। अब वो D2 D3 ये सब क्या होते हैं? अब ये D1 चार्ट हो गया। अच्छा, इसको D1 कहते हैं। ये D1 चार्ट बन गया। अब इस D1 चार्ट को आप कह रहे हो D2 D3 कैसे बनेगा। अब मैं आपको D3 समझा देता हूँ। अब मान लो ये जो हमारा लगन है, ये D3 के लिए समझा रहा हूँ कि टॉरस लगन है। टॉरस लगन या तो 0 to 10 डिग्री में होगा, या 10 to 20 में होगा, या 20 to 30 में होगा। इन्हीं में हो सकता है ना किसी में। हाँ। तो जब 0 to 10 डिग्री में होगा, तो इस लगन का जो D3 चार्ट बनेगा वो टॉरस से शुरू होगा। ठीक है। और जो 10 to 20 में होगा, तो वो शुरू होगा उससे 5th हाउस से, तो वो हो गया कन्या। और 20 to 30 में उससे 9th हाउस से शुरू होगा, वो हो गया मकर। अगर D3 कुंडली बनानी है टॉरस लगन की, तो वो उसका जो लगन है D3 कुंडली का, वो या तो टॉरस ही हो सकता है, वृष ही हो सकता है, या कन्या हो सकता है, या मकर हो सकता है। और कोई लगन नहीं हो सकता, और कोई लगन नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। और बाकी सारे प्लेनेट उस हिसाब से बैठ जाएंगे। बाकी सारे प्लेनेट अपनी अपनी डिग्रीज के हिसाब से बैठेंगे। ठीक है। अगर कोई प्लेनेट 0 to 10 डिग्री के बीच में है, तो वो उसी राशि में। ठीक है। अगर कोई प्लेनेट 10 to 20 डिग्री के बीच में, तो उससे 5वीं राशि में। अगर कोई प्लेनेट 20 to 30 डिग्री के बीच में है, उससे 9वीं राशि में। हम +9 कर रहे हैं ना, मतलब फर्स्ट हाउस में तो 10th पे आ रहा है। हाँ, अब आपको मैं एक कुंडली खोल के देता हूँ। अब कुंडली खोलेंगे तो ज्यादा इजी तरह से समझ आएगा, क्योंकि अब आपको ये तो समझ आ गया ना कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। कैलकुलेशन पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब ये कुंडली खुल गई। ठीक है। इसमें लगन नजर आ रहा है 23 डिग्री वर्गो लगन।
अब ये रही आपकी D1। अब इसको कर देते हैं, इसको D3 में खोलते हैं। D3 वर्गो लगन कितने डिग्री पे? 23 डिग्री पे। तो वर्गो का अगर 23 डिग्री आ गया और अगर 3 प्लस 9 करेंगे तो वर्गो का 9th हाउस में कौन सा नंबर आ रहा है? ये रहा 9th हाउस, 2 नंबर। तो D3 किससे शुरू हुआ? 2 नंबर से। अब सन कितनी डिग्री पे है? 7 डिग्री पे। 7 0 to 10 के बीच में आता है, वहीं रहेगा, तो वहीं उसी राशि में रहेगा। मून कौन सी डिग्री में? 14 पे। 14 डिग्री पे, तो उससे 5वीं राशि में रहेगा। पूरा चार्ट आप बना लो। ऐसे सब में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। हर चार्ट को बनाने की अपनी अपनी कैलकुलेशन है। ये मैंने आपको D3 चार्ट की कैलकुलेशन बताई है। D2 में ऐसा होता है 0 to 15 और 15। हाँ, जैसे 0 to, इसमें 0 to वो है, उसमें 0 to 15 है। ठीक है। D7 में 30 डिग्री को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 4 डिग्री 17 मिनट आता है। समझ गया। तो वो 4 डिग्री 17 मिनट पहले में सेम आएगा, फिर दूसरे में दूसरा, फिर तीसरे में तीसरा। फिर D9 30 डिग्री को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री 20 मिनट आता है। अब इसमें पराशर जी चैलेंजेस भी देते हैं हमें, क्योंकि हर चीज सेम कैलकुलेशन से नहीं चलती। अब ये मेरा D9 खुलेगा अब इसमें, क्योंकि ये जो चार्ट है ये मेरा है। अब ये जो D9 है, ये आप देखो 6 का 5 हुआ, 6 का 5। 3 तरह की राशियां बताई गई हैं। पहली बताई गई है चर राशि, दूसरी बताई गई है स्थिर राशि, तीसरी बताई गई है द्विस्वभाव राशि। तीनों की D9 की कैलकुलेशन अलग है। चर, स्थिर और द्विस्वभाव की D9 की कैलकुलेशन अलग है। अभी हमने स्थिर राशि लगाई हुई है, तो स्थिर राशि की आपको D9 की कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर कन्या लगन में, अगर इसी कन्या लगन में आप मान लो ये शुरू होता, 1 डिग्री का लगन होता, कन्या लगन में 1 डिग्री का लगन होता, तो जो हमारा कन्या लगन का वो आता D9, वो शुरू होता मकर से। ऐसा क्यों? क्योंकि पराशर जी ने कैलकुलेशन बताई है, जितने भी स्थिर लगन है वो अपनी से 5वीं से शुरू होंगे, अपनी से 5वीं से शुरू होंगे नवमांश कैलकुलेट करने में। D9 निकालनी। जितने भी स्थिर लगन है अपनी से 5वीं में शुरू होंगे नवमांश कैलकुलेट करने में। ठीक है। अब कन्या स्थिर लगन हो गया, अब वो 5वीं से शुरू हो रहा है। हाँ। अब 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक वो मकर रहेगा। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक कुंभ रहेगा, और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक मकर कुंभ, उसके बाद मीन। एक एक ++1 होता रहेगा। ठीक है। तो 10 डिग्री तक मीन हो गया। अगर 10 से कोई 13 डिग्री के बीच में आ गया तो मेष। 13 से 16 डिग्री 40 मिनट तक वृष। 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक जो भी आगे त्रि मिथुन। फिर मिथुन के बाद 23 डिग्री 20 मिनट तक, 3 के बाद 4 कर्क। ये लगन क्या है? 23 डिग्री। अभी जो वो हमने लगन उस टाइम लगाया था, वो आपको मैं लगन बताता हूँ। अब ये देखो, वो लगन था 23 डिग्री 20 मिनट प्लस था वो लगन। ये लगन क्या है? 23 डिग्री 56 मिनट। अब इसका नवमांश क्या आ रहा है? 5। 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक 5 रहेगा, और 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक ये फिर 6 का 6 हो जाएगा। तो कन्या लगन में 10 से लेकर 6 की काउंटिंग आएगी। तो अगर कोई बोले कन्या लगन में मेरा तुला का नवमांश है, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। 3 राशियां तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें 30 डिग्री में 9 नवमांश निकालने हैं। राशियां कितनी है? 12। हमें 30 डिग्री में दृश्यकांड में 3 दृश्यकांड निकालने हैं। राशियां कितनी है? 12। अब चर में क्या होता है? चर की कैलकुलेशन भी लिख लो। हाँ, चर क्या है? चर की राशि होती है 1 4 7 10। एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। अगर इनमें कोई पैदा हो जाता है तो इनमें उसी से स्टार्ट होता है। ठीक है। एरीज का जो पहला नवमांश होगा वो एरीज से स्टार्ट होगा, लेकिन द्विस्वभाव राशियों में नहीं होगा ऐसा। तो वो फिर 1 to 9 उनका सेम रहता है। तो अगर एरीज में कोई 27 डिग्री में पैदा हो गया तो उसका जो नवमांश आएगा वो 9 आएगा।
तो एरीज में जो 3 पॉसिबल नहीं है 10, 11, 12। हमारे सर, मुझे आज भी याद है, कहते हैं राजन एक बच्चा है वो एरीज में पैदा हुआ लेकिन उसका नवमांश कुंभ का आ गया। मैं बिना कैलकुलेटिव पाके मैं क्या सर वो कुंभ का नवमांश है ना एरीज में, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। कहते अच्छा और क्या होगा? कहते मैं क्या ये ऐसा होगा वैसा होगा। मैं एकदम फलित में चला गया। उन्होंने कहा बस मुझे ये बता दे कि एरीज लगन में कुंभ नवमांश आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता। तो हमें ये देखना है कि नवमांश 9 आते हैं, 3 हर राशि के 3 नवमांश नहीं आते। अब 1, 4, 7, 10 बता दिया, 3, 6, 9, 12 बता दिया। अब 2, 5, 8, 11 ये शुरू होते हैं हमने से 9वें से। ठीक है। तो 2 का जो 9वां है वो बना 10, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 का 6। 2 का जो स्टार्ट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, 6 पे खत्म हो जाएगा। 5 का 1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से देखना होता है। तो अगर मैं इसकी 2, 7, 8, 11 की बात करके चलूं तो +9 होगा। +9 होगा। और अगर मैं 1, 4, 7, 10 की बात करके चलूं तो +0 ही होगा। वो वहीं से शुरू होगा। और अगर मैं उससे पहले वाले की बात करके चलूं 5 होगा। +5 होगा। ठीक। तो इस तरह से आज हम नवमांश तक करते हैं। ठीक है। और ये एक और मैं इसमें पूछता हूँ, नवमांश ये वाली है जो नवमांश का चार्ट बोला जाता है, ये जिसको नवमांसा चार्ट बोला जाता जिससे कहते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्ट होगा, सब कुछ उसी में है। कहते हैं मैरिज प्रेडिक्ट होगी, ये होगा। ठीक है। नवमांसा चार्ट बनेगा कैसे? उसका पीछे की थ्योरी क्या है नवमांसा चार्ट बनने की, वो ये है जो मैंने आपको बताई। ठीक है। अब ये 2 चीजें और होती है, चलित कुंडली, ये क्या होती है? अब ये कुंडली है। ठीक है। ये कुंडली हमने देखी किस डिग्री से शुरू हो रही है? 23 डिग्री से। तो जो इसका फर्स्ट हाउस है ना वो 23 डिग्री से शुरू होता है और 23 डिग्री तक जाता है। ठीक है। लेकिन राशि तो 0 डिग्री से शुरू होती है और 0 डिग्री तक जाती है। ये आपको बात समझ में आ गई? फर्स्ट हाउस 23 से शुरू होता है, 23 तक जाता है, लेकिन राशि 0 से शुरू होती है, 0 में जाती है। तो ये जो हम कुंडली देख रहे हैं इस समय, ये है राशि कुंडली। ऊपर लिखा है राशि कुंडली। अब चलित कुंडली निकालने के लिए लोग तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का इंतजाम करते हैं। मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि चलित कुंडली निकालनी कैसी है। तो अगर 23 से 23 का इसका फर्स्ट हाउस है, तो जो भी प्लेनेट 23 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में होगा, तो 23 डिग्री इस कुंडली का मिड पॉइंट हो गया। ये इसका यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट है ना, ये 23 डिग्री है। ठीक है। और ये वाला जो मिड पॉइंट है ये 23 डिग्री है। ये मिड पॉइंट 23 डिग्री है, ये मिड पॉइंट 23 डिग्री है, ये मिड पॉइंट 23 डिग्री है। ये सारे मिड पॉइंट 23 डिग्री के हो गए। ठीक है। तो एक्चुअल में जो हाउसेस हैं वो 23 to 23 चलेंगे। समझ गए? तो जो प्लेनेट 23 से 23 का जो बीच का फैक्टर आता है वो 23 + 15 आता है। तो 23 + 15 होता है 8 डिग्री। 23 + 15 कितना होता है? 8 डिग्री। जो प्लेनेट इस कुंडली के हिसाब से 8 डिग्री से कम होगा वो एक हाउस पीछे खिसक जाएगा। वो कहाँ खिसक जाएगा? 15 क्यों किया आपने? 15 इसलिए किया ना क्योंकि हमने 23 to 23 का हाँ ठीक है, उसका मिड पॉइंट निकाला ना। तो मिड पॉइंट निकला 8। अगर 23 डिग्री का लगन है तो 23 से 10 प्लस करोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिग्री से कम वाले प्लैनेट्स इस कुंडली में ढूंढते हैं। चलो ठीक है। अब उसमें से जो पहला प्लैनेट है जो 8 डिग्री से कम है वो हमें नजर आ रहा है मार्स। एक आ रहा है सन, और कोई नजर आ रहा है, और गुलिक। ठीक है। ये गुलिक यहाँ नजर आ रहा है, बैठा यहाँ है। ये सन यहाँ नजर आ रहा है, बैठा यहाँ है। मार्स यहाँ नजर आ रहा है, बैठा यहाँ है। ये राशि में ऐसे है, इसकी राशि नहीं चेंज होगी। ठीक है। इसकी कुंडली में भाव की पोजीशन चेंज होगी। प्लैनेट्स की पोजीशन चल जाएगी, भाव की, हाउस की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि राशि नहीं चेंज हो सकती। लेकिन हमारा जो हाउस है वो 0 to 0 डिग्री नहीं है, 23 to 23 डिग्री है, क्योंकि हमारा लगन 23 डिग्री राइजिंग पे था। जब हम पैदा हुए तो ईस्टर्न होराइजन पे 23 डिग्री थी, 0 डिग्री नहीं थी। तो 23 to 23 हमारा हाउसेस चलेंगे और 0 to 0 हमारी राशियां चलेंगी। तो भाव चक्र अलग होता है और राशि चक्र अलग होता है। तो कोई अगर 29 डिग्री में होगा तो एक आगे बढ़ जाएगा। कोई अगर 29 डिग्री में पैदा हुआ, 29 से 15 माइनस करो 14, तो उसके 14 डिग्री से जो कम के प्लैनेट्स होंगे वो सारे एक हाउस पीछे जाएंगे। ठीक है। और अगर कोई 1 डिग्री में पैदा हो गया,
तो जो उसके 1 + 15 16 16 डिग्री से जो ऊपर के प्लैनेट्स होंगे वो सारे एक हाउस आगे जाएंगे, और अगर कोई 15 डिग्री में ही पैदा हो गया तो नल एंड वाइट, ठीक है। क्योंकि कुछ ही आगे नहीं जाएगा, कुछ ही पीछे नहीं जाएगा। तो कोई अगर 15 से नीचे पैदा होता है तो वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और कोई 15 से ऊपर पैदा होता है तो वो पीछे जाएगा। इतनी आसान नहीं है कुंडली, एक एक फैक्टर को समझाना, उसको एनालाइज करना, फिर उसको शास्त्र सम्मत करना, फिर उसके पीछे के फैक्टर्स को समझना। इट इज मोर डिफिकल्ट देन पीएचडी, इट इज मोर पेनफुल देन अ लेबर पेन, एंड इट कम्स विद ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। तो अभी कुंडली कौन सी दिखनी चाहिए, नवमासा, चलित, या फिर एक्चुअल वाली जो हम देखते हैं दीवत? सारी कुंडली के कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट पता चलता है। ठीक है। सारा वाली बुक जो ग्रेट कल्याण वर्मा ने लिखी है, जो पूरे एमपी के राजा हुआ करते थे, वरामीर के शिष्य भी थे, वो कहते हैं कि अगर कन्या लगन में 8वें नवमांश में कोई पैदा हुआ, 8वां नवमांश हो गया, 3 नवमांश हो गए 10 डिग्री, 6 नवमांश हो गए 20 डिग्री, 3.2 3.2 3.2, 9.6 कुछ होता नहीं, 10 होता है 9.6, 20 हो गया 6 नवमांश, 23.20 हो गया 7वां नवमांश, 23.20 प्लस 8वां नवमांश। अगर कोई 8वें नवमांश में पैदा होता है, वो गोरा होता है और लंबा होता है, और उसको ये डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। ये कल्याण वर्मा की सारावली में लिखा है, नवमांश अध्याय में, और अगर वो लिखा है तो वो होगा ही होगा। अब वो लंबे की डेफिनेशन क्या है, लंबे की डेफिनेशन हर स्टेट में अलग हो जाती है। भूटान में लंबा हो सकता है 5-6 फुट वाला हो, लेकिन इसमें मैं देखता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स से लंबा चला जाता है। मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ और ये मेरा ही है, तो मेरे फादर 5'7" 5'8" थे, तो मैं अपने पेरेंट्स से ऊपर चला गया। तो लंबे की डेफिनेशन यहाँ पे ये आती है। और एक और चीज देखिए मैंने, ट्रांजिट, ये ट्रांजिट कुंडली क्या होता ये हमारी कुंडली है, है? ठीक है। तो ये ट्रांजिट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ट्रांजिट का ऑप्शन खोल ही लेते हैं। ये ट्रांजिट की कैलकुलेशंस है, इसको हमारे मून से, जैसे मेरा मून तुला राशि में है, हमारे मून से जितनी ये चीजें जिस जिस हाउस में है, ये सब ट्रांजिट बनाएंगी। ठीक है। सन, मून, मार्स। अब ये ट्रांजिट कैलकुलेशन, ये जो हमारा आज का चार्ट है, जो अभी इस समय चार्ट बना होगा, ठीक है। अगर अभी कोई पैदा होता तो उसका एक चार्ट बनेगा, वो चार्ट मेरा ट्रांजिट है। ठीक है, बस उसमें लगन चेंज कर देंगे। वो चार्ट मेरा ट्रांजिट है, पूरा चार्ट वही है या वो पूरा चार्ट मेरा ट्रांजिट है। ठीक है। अब मान लो शुक्र अभी रेट्रोग्रेड होने वाला है। ठीक है। अब रेट्रोग्रेड शुक्र के मेरे ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे? शुक्र अभी 3-4 दिन में रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो शुक्र मेरा एक तो 2nd हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, और 6th हाउस में बैठा है। तो हो सकता है मुझे कोई बड़ा फायदा या बड़ा नुकसान हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि बड़ा फायदा या बड़ा नुकसान हो? तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन हो गई। तो शुक्र अगर अच्छी राशि में हुआ तो मेरे को बड़ा फायदा देगा, और शुक्र अगर बुरी राशि में हुआ ट्रांजिट के टाइम या रेट्रोग्रेड के टाइम तो मुझे बड़ा नुकसान देगा। और उसके लिए ट्रांजिट को कंफर्म करने के लिए आपको आपकी दशा भी देखनी बहुत जरूरी है, कि वो जो दशा है आपकी, वो फेवरेबल चल रही है कि नॉन फेवरेबल चल रही है। ठीक है। सारी इट्स अ पार्ट ऑफ हियरार्की, और मैं जो हियरार्की यूज करता हूँ, जो मैं समझता हूँ मेरी इकलौती उपलब्धि मेरी हियरार्की है। ये सब तो किताबों में सर ने भी सिखाया है, लेकिन ये जो मैं हियरार्की बता रहा हूँ ये कोई नहीं सिखाता, क्योंकि ये कहीं नहीं है। नंबर 1 सबसे पहले पंचांग देखना है, नंबर 2 लगन देखना है, और लगन के सारे फैक्टर्स देखने हैं। हर प्लेनेट को एनालाइज करना है 8 फैक्टर्स से, जिसको षटबल का भी नाम दिया हुआ। मेरे 8 फैक्टर्स अलग है, जिसमें मैं मुंडेन के फैक्टर्स भी डालता हूँ। फिर उन प्लैनेट्स को करने के बाद ये जितनी चीजें हैं, भाव लगन, होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, भृगु बिंदु, इंदु लगन, ये सब अपनी अपनी जगह वो देखनी है, उपग्रह देखने हैं। उसके बाद आपको ये सारे डिविजनल चार्ट्स देखने हैं जो आपको चक्रास में नजर आएंगे, ये सारे डिविजनल चार्ट। ये सारे डिविजनल चार्ट्स देखने के बाद आपने हर डिविजनल चार्ट्स के एस्ट्रोलॉजी कंटेक्स्ट जो शास्त्र में लिखा है उसको समझना है। उसके बाद आपने दशा, महादशा, अंतरदशा, सुदर्शन चक्र दशा, चर दशा, मुंडेन और मांडूक दशा, ये दशाएं देख के फिर आप किसी कंक्लूजन में पहुंचो। उसके बाद अष्ट। अभी आपने दशा की बात करी, दशा कैसे निकलती है? दशा जब हम किसी दिन में पैदा होते हैं तो मून का नक्षत्र होता है, वो मून के नक्षत्र के राशि लॉर्ड से, जैसे स्वाति नक्षत्र का जो लॉर्ड है राहु है,
तो मेरी दशा शुरू हुई होगी राहु की। ये देखो विंशोत्तरी दशा 81 से 99 राहु, तो मैं 92 में पैदा हुआ। ये कैसे हुआ? आपका मून कहाँ बैठा था? मून मेरा बैठा था स्वाति नक्षत्र में। ठीक है। अब स्वाति नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है राहु। ठीक है। तो मून कौन सी नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में। ठीक है। अब मेरी जो पहली दशा या आपकी जो पहली दशा है वो मून से आती है कि मून कौन से नक्षत्र में, और मून राहु स्वाति नक्षत्र की कौन सी पदा लिखी है? 3। ऐसा कैसा पता लगा 3? क्योंकि वो डिग्रीज ऐसी है ना। ठीक है। वो डिग्रीज से आएगा। ठीक है। तो कितनी डिग्री उसने कवर कर? एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक पदा होती है 3 डिग्री 20 मिनट की। तो ये मैं तीसरी पदा में पैदा हुआ। ठीक है। अब मैं तीसरी पदा में पैदा हुआ क्योंकि स्वाति नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट से शुरू होता है। ठीक है। इस राशि में लीब्रा में 6:40 से स्वाति शुरू होता है। ठीक है। तो 6:40 के बाद मैं 14 डिग्री 47 में पैदा हुआ, तो मैं 10 डिग्री बाद पैदा हुआ। तो तीसरी पदा चल रही है। तीसरी पदा में 75% स्वाति नक्षत्र स्वाहा हो चुका है या कवर हो चुका है मून के द्वारा। हाँ ठीक है। तो अब हम दशा में आते हैं। अब मेरा जो इस हिसाब से दशा था 81 से 99 मेरा राहु की दशा है। मैं 92 में पैदा हुआ, तो मेरे को तो 92 से 99 वाली मिलेगी ना। जब मैं पैदा हुआ 92 में मेरे को तो राहु वाली मिलेगी। तो मुझे जब मैं पैदा हुआ तो पहले मेरा राहु केतु आया, फिर राहु वीनस आया। अब इसको यहां से समझना है कि राहु वीनस से मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। द सेम डेट मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद हमने अपनी बर्थ प्लेस छोड़ दी। हमने मेरी जो बर्थ प्लेस थी वो हमने छोड़ दी और हम दूसरे घर में चले गए। तो इस तरह से चेंजेस आने आपकी लाइफ के स्टार्टिंग में शुरू हो जाते हैं। और ये आपने ये दशा के बाद क्लिक करके जो अंतर दशा में गए वो कैसे कैलकुलेट होती है? वो राहु पे राहु ये आ रही है ना। राहु में राहु कैसे पता लगा? ये कैसे कैलकुलेट होता है? कोई भी दशा है उसी की अंतर दशा उसकी पहली दशा होती है। फिर हमारी एक हायरार्की है, वो हायरार्की के हिसाब से राहु के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद मरकरी आता है। ये हायरार्की क्यों है ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये हायरार्की क्यों है ये भी पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही राहु की मेरी दशा 98 तक चलती रही, 99 तक चलती रही। ठीक है। अब मेरी राहु की दशा क्यों आई? पूर्व जन्म में मेरी डेथ हुई थी राहु की दशा में केतु की अंतरदशा में, और पराशर और शास्त्र कहती है ये मारक दशा है। राहु की महादशा और केतु की अंतरदशा मारक दशा है। तो राहु केतु में मेरी डेथ हुई, मैं पैदा भी राहु की महादशा और केतु की अंतरदशा में हुआ, कैरी फॉरवर्ड करके। केतु की कैसे हुआ? ये देखो राहु की महादशा 81 to 99। ठीक है। अब राहु में राहु 81 to 83, ये मैं कभी ना कभी जिया हूँ। ठीक है। राहु सैटर्न भी जिया हूँ, राहु मरकरी भी जिया हूँ। राहु केतु में ही मेरी डेथ हुई होगी ना 91 10 के बाद ये 92। तो इसी दौरान मैं मरा और इसी दौरान मैं दोबारा पैदा हुआ। ये 91 अक्टूबर से लेकर ये पीरियड 91 अक्टूबर से लेकर 92 अक्टूबर तक ये मेरी राहु में केतु चली। अगर मैं इसके बीच में पैदा हुआ तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है मैं इसी में लास्ट जन्म में मेरी डेथ हुई होगी, तभी ये कैरी फॉरवर्ड हुई। सवाल पहुंच सकता है, मतलब पहले के इंसान 120 साल के आसपास जीते हो, तो वो सारे मतलब सारी दशा से उसे गुजरते थे। पहले के इंसान 120 साल जीते थे, ये एक हाइपोथेसिस सिचुएशन है। 120 साल तक जी लेते थे, जो आज की डेट में 90 साल तक क्रॉस डाउन हो गया, क्योंकि जब ये दशा सिस्टम बनाए गए तो विंशोत्तरी दशा 120 साल तक की बनाई गई। उसके बाद रिपीट होती है। उसके बाद रिपीट होती है। अब इसके अंदर जैसे मान लो राहु की दशा कितने साल की होती है? 18 साल की। अब राहु की दशा 18 साल की है। अब उसके अंदर ये जो सारे हैं ये कैसे बटेंगे? सब पीरियड्स आएंगे। ये कैसे बटेंगे? ये इसके लिए कैलकुलेशंस है, परसेंटेज बांटी जाएगी। हाँ ये इसके लिए सारी कैलकुलेशंस है। ठीक है। फिर जुपिटर की महादशा राहु के बाद आई वो 16 साल, फिर सैटर्न की आई वो 19 साल की चलेगी, अभी सैटर्न चल रही है। फिर मरकरी की 17 साल चलेगी, फिर केतु की 58 तक चलेगी। अब मैं तुम्हें एक एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, फलित ज्योतिष का, ये सब पे अप्लाई करता है। अगर कोई राहु केतु पे आया तो केतु राहु पे अलर्ट रहे। अगर कोई जुपिटर वीनस में पैदा हुआ है तो वीनस जुपिटर में अलर्ट रहे, क्योंकि कोई ना कोई दो दशा अंतर दशा में आएगा। तो जब केतु राहु का पीरियड आएगा तो 54 to 55 का पीरियड होगा, इसमें नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होगा। जिस पीरियड में आप पैदा होते हो उसी दशा को रिवर्स कर लो
और अगर उसमें मारक तत्व आ जाए तो उसमें नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होगा, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली। तो इस तरह से शास्त्र ने हमें होरा शास्त्र में 101 अध्याय बताया। समुद्र मंथन में समुद्र के बाद 14 रत्न थे, पराशर होरा शास्त्र में 101 रत्न है। और एक एक वर्ड का जो मीनिंग है ना, वो बहुत ही ग्रेट मीनिंग है और इतनी बड़ी साइंस है। हमारे सर कहते हैं 90 साल तक पढ़ता रहियो, तेरे को आदि आ जाएगी, और पढ़ाता रहेगा तो आदि से थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। पढ़ाना ही रिसर्च का मेन मोटिव है। अगर मैं दूसरे को समझा पाया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा, मैंने नोट्स बना रखे हैं जो मुझे पता नहीं था ना। प्लैनेट्स के सब लॉर्ड भी लिखा होता है। वो नक्षत्र, हर प्लेनेट किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा होता है, उस नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है। वो नक्षत्र किसी ना किसी उप नक्षत्र में किसी ना किसी डिग्री में होता है। वो केपी का रूल है, लिया पराशर से ही गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, मून किसके कौन से नक्षत्र में बैठा है? लिब्रा में। लिब्रा में स्वाति नक्षत्र। स्वाति तो मून का सब लॉर्ड हो गया राहु। मून का सब लॉर्ड हो गया राहु, क्योंकि स्वाति। ठीक है, ठीक है। सन उत्तरा भाद्रपद में बैठा है। ठीक है, सन उत्तरा भाद्रपद में बैठा है, तो सन का जो सब लॉर्ड होगा वो उत्तरा भाद्रपद का लॉर्ड हो गया, और वो होता है सैटर्न। ठीक है, तो सन का सब लॉर्ड हो गया सैटर्न। मरकरी भी उत्तरा भाद्रपद में बैठा है, तो मरकरी का सब लॉर्ड हो गया सैटर्न। तो जो ये सब लॉर्ड ऐसे निकाले जाते हैं। समझ गया ना, समझ गया। ठीक है, चलो मेरे तो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में डालो, हम दोबारा करेंगे। हम हर चीज करने को तैयार है, लॉजिकली एंड ऑथेंटिकली। लॉजिकली एंड ऑथेंटिकली। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम।